आइए इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई से पड़ताल करने जा रहे हैं जो एक खौफनाक रहस्य, वैज्ञानिक जांच और एक बहुत गहरे दबे हुए सच की कहानी है। ये कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसने एक पूरे के पूरे कॉलेज कैंपस को दहशत में डाल दिया था। तो चलिए इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। जांच की शुरुआत सीधे उस सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से करते हैं जिसने इस पूरे मामले को जन्म दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक शैक्षणिक संस्थान को अपनी ही एक लाइब्रेरी को पूरे 12 सालों तक एक भारी ताले के पीछे कैद करके रखना पड़ा? आइए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। भाग 1, प्रतिबंधित तीसरी मंजिल, खौफ की विरासत। रात के ठीक 12 बजे का वक्त। कॉलेज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है और एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलते ही सड़ी हुई किताबों की गंध और सीलन भरी हवा का एक भारी झोंका बाहर आता है। अब देखिए, कैंपस में इस जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं पनप रही थीं। एक तरफ तो सीनियर्स का वो अलिखित नियम था जो बिना कोई सवाल किए इस डर को एक बैच से दूसरे बैच तक सौंप रहा था कि वहां कभी नहीं जाना है। लेकिन दूसरी तरफ था एक छात्र, अभय। अभय की सोच बिल्कुल अलग थी। उसका साफ मानना था कि डर के आगे घुटने टेकने से पहले उसके पीछे के सच को समझना बहुत जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि अभय की ये जिज्ञासु मानसिकता रातों रात नहीं बनी थी। ये उसे अपने दादा पंडित हरीशचंद्र वर्मा से विरासत में मिली थी, जो गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे। उन्होंने ही अभय को ये सिखाया था कि हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं। मतलब हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होती है, बस उसे ढूंढने वाली नजर चाहिए। भाग 2, प्रिंसिपल की चेतावनी, शेखर की घटना। जब अभय और उसके दोस्तों ने प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा से लाइब्रेरी में जाने की अनुमति मांगी तो उन्हें अनुमति की जगह एक सख्त चेतावनी मिली और साथ ही पता चला 12 साल पुरानी एक खौफनाक घटना के बारे में। बात करीब 12 साल पुरानी है, जब जूनियर लाइब्रेरियन शेखर की नाइट शिफ्ट थी। एक रात वो अंदर बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो गहरे सदमे में था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने तुरंत ही नौकरी छोड़ दी और बस उसके बाद से ही प्रशासन ने उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन शेखर का वो आखिरी बयान जो उसने दिया था, वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। जरा सोचने वाली बात है, उस खौफ का स्तर क्या रहा होगा जिसने एक इंसान को इतना डरा दिया कि 12 सालों तक उस दरवाजे को खोलने की किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। ये महज कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। भाग 3, खौफ की 3 रातें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रशासन की धमकियों के बावजूद जांच रुकी नहीं। छात्रों ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की मदद ली और रात के अंधेरे में चुपके से लाइब्रेरी पहुंच गए। सबसे अहम बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि ये कोई बचकानी हरकत नहीं थी। डॉक्टर सिद्धार्थ अपने साथ उपकरणों का एक पूरा जखीरा लेकर गए थे। EMF मीटर, थर्मल सेंसर्स और डिजिटल रिकॉर्डर। मकसद बिल्कुल साफ था, जो चीज़ें आंखों से नहीं देखी जा सकती उन्हें वैज्ञानिक डेटा के जरिए रिकॉर्ड करना। पहली रात ही हालात बिगड़ने लगे। अंदर जाते ही बिना किसी बिजली के तार के EMF मीटर में भारी हलचल होने लगी। लाइटें अपने आप जलकर बुझ गईं और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बाहर से लाई गई टॉर्च ने भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ का विश्लेषण था कि शायद कुछ ऊर्जाएं रोशनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी रात में जांच की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। अब सिर्फ मशीनें ही नहीं, बल्कि वहां रखी भौतिक चीजें भी प्रभावित होने लगीं। भारी किताबें अपने आप गिरने लगीं। जो भी सत्ता वहां मौजूद थी वह अपनी ताकत दिखाने के लिए उपकरणों से ऊर्जा खींच रही थी। मोबाइल की बैटरी कुछ ही मिनटों में 20% से सीधे शून्य पर आ गई। और तो और डिजिटल रिकॉर्डर ने वो फुसफुसाहटें कैद कर लीं जो इंसानी कानों से परे थीं। तीसरी रात के परिणाम सबसे भयानक थे। लाइब्रेरी का वो भारी दरवाजा जो दशकों से बंद था, वो अपने आप खुला मिला। अंदर हर एक चीज बुरी तरह बिखरी हुई थी। तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया था, एकदम कड़ाके की ठंड। ये ऊर्जा अब अपने चरम पर थी। एक ऐसी भारी भौतिक उपस्थिति जिसने जांचकर्ताओं को वहां से तुरंत भागने पर मजबूर कर दिया। भाग 4, खौफ का फैलना, पूरे कैंपस में दहशत। इस वैज्ञानिक जांच का एक ऐसा अनअपेक्षित परिणाम हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इस जांच ने उस सोई हुई ऊर्जा को पूरी तरह से जगा दिया था और अब वो खौफ सिर्फ उस तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहा।
क्लासरूम्स की आखिरी बेंच, बंद वॉशरूम्स और यहाँ तक कि हॉस्टल तक ये दहशत पहुंच गई थी। रात के सन्नाटे में रोने की आवाजें और खिड़कियों पर परछाइयां अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक भयानक हिस्सा बन चुकी थीं। स्थिति को पूरी तरह से हाथ से निकलता देख प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। मामला अब सिर्फ अनुशासन तोड़ने का नहीं रह गया था, बल्कि यह सीधे तौर पर छात्रों की जान के खतरे से जुड़ गया था। इस अल्टीमेटम ने डॉक्टर सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां अब एक बिल्कुल अलग नजरिए की जरूरत है। भाग 5, खौफनाक सच का पर्दाफाश, न्याय की तलाश। और ठीक यहीं पर सत्यदेव बाबा की पारंपरिक तांत्रिक विद्या का प्रवेश होता है। डॉक्टर सिद्धार्थ की आधुनिक तकनीक और बाबा की पारंपरिक विद्या एक साथ आकर इस रहस्य के अंतिम सत्य का सामना करने वाली थीं। लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचते ही बाबा ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव शिफ्ट था। ये अब सिर्फ डर का मामला नहीं था, बल्कि गुस्से और न्याय की मांग का मामला बन चुका था। फिर उस डिजिटल रिकॉर्डर में कैद हुई आवाज ने वो सच उगला जिसे सालों से बड़ी खामोशी से दफनाया गया था। इसे आत्महत्या बताया गया था, पर यह हत्या थी। इस खुलासे की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई असाधारण घटना भर नहीं थी, बल्कि एक बेहद क्रूर और सोचे समझे अपराध का पक्का सबूत था। आइए अतीत में चलते हैं और इस पूरी ट्रेजेडी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 20 साल पहले एक महिला लाइब्रेरियन ने एक प्रोफेसर के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन हैरानी की बात देखिए, प्रशासन ने उसी को गलत ठहरा दिया। बात यही नहीं रुकी। अंततः उसी लाइब्रेरी में उसकी हत्या कर दी गई और उसे बड़ी चालाकी से आत्महत्या का नाम दे दिया गया। क्योंकि उसे न्याय और उचित अंतिम संस्कार कभी नहीं मिला, उसका अस्तित्व वहीं अटक गया, एक दर्दनाक और अधूरे सच के रूप में। इस घोर अन्याय को खत्म करने के लिए फिर एक बेहद कड़ाई से पालन की जाने वाली प्रक्रिया शुरू हुई। रात के 2:30 बजे लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। नमक की सुरक्षा रेखा बनाकर और संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ उस पीड़ित को वो सम्मान और अंतिम संस्कार दिया गया जिससे उसे 20 साल पहले हिंसक रूप से वंचित कर दिया गया था। और इस प्रक्रिया का असर वो तुरंत ही विज्ञान के यंत्रों ने भी प्रमाणित कर दिया। ईएमएफ मीटर की वो सुइयां जो कुछ रातों पहले पागल हो रही थीं, अब बिल्कुल शांत थीं। रिकॉर्डर में कोई अनजानी आवाज नहीं थी। दशकों से चला आ रहा वो भारी खौफ अंततः हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। उस तीसरी मंजिल पर असली राक्षस आखिर कौन था? वो सत्ता जो वहां मौजूद थी, या वो इंसान जिन्होंने एक इतना भयानक अपराध किया और उसे 20 सालों तक चुपचाप एक ताले के पीछे छिपा कर रखा? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है।